73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को और ज़्यादा डेवलपमेंट बनाने के लिए या पंचायती राज व्यवस्था का और ज़्यादा विकास करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन कर भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया। इन 29 विषयों पर पंचायती राज व्यवस्था को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ये 29 विषय कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कुछ कृषि से संबंधित, कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार, भूमि विकास, भूमि संरक्षण या चकबंदी, है ना, लघु सिंचाई, जल क्षेत्र विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, है ना, डेयरी उद्योग, इस प्रकार से आदि विषय दिए गए हैं जो कृषि से संबंधित हैं। इसके अलावा वन और उद्योग से संबंधित हैं, जैसे लघु वन उपज, सामाजिक वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, खादी ग्रामों उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए मूलभूत आवश्यक विषय हैं, जैसे ग्रामीण आवास, पेयजल योजना, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल और यातायात साधन और ग्रामीण विद्युतीकरण। इसके अलावा कुछ विषय हमारे संस्कृति से संबंधित हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, संस्कृति क्रियाकलाप। कुछ विषय स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक प्रणाली, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, गैर परंपरागत ऊर्जा। और अब हम देखते हैं अनुच्छेदों के तहत पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 243, मैंने बताया था अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे 11वीं अनुसूची में। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था तब कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए हैं। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 243, जिसमें परिभाषा दी गई है। मतलब पंचायती राज्य के जो विषय हैं उनकी परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 243 में मिलता है, जैसे ग्राम सभा की परिभाषा, क्षेत्र पंचायत की परिभाषा, जिला परिषद की परिभाषा। तो इस प्रकार की जितनी परिभाषाएं हैं वो अनुच्छेद 243 में हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का वर्णन करता है। ध्यान दें, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का वर्णन करता है। अब ये ग्राम सभा क्या होता है? किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। फिर से ध्यान दें, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ग्राम सभा भी गांव स्तर पर उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा बनाई गई हों। और ग्राम सभा के लिए 3 तरह से बैठकें कराई जाती हैं। आइए उन 3 तरह की बैठकों को समझते हैं। सबसे पहले सामान्य बैठक, संयुक्त बैठक और वार्षिक बैठक। तो सामान्य बैठकें जो होती हैं वो वर्ष में 6 बैठकें कराई जाती हैं। 23 जनवरी से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में किसी भी तिथि को करा ली जाती है। दूसरी बैठक 14 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले किसी भी तिथि पर करा ली जाती है। उसके बाद 20 अगस्त से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के किसी भी तिथि पर करा ली जाती है। 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में किसी भी तिथि पर सामान्य बैठक कराई जाती है। उसके बाद नवंबर और जून के माह में किसी भी तारीख पर या किसी भी डेट पर बैठक कराई जाती है। इसके अलावा इन 6 बैठकों के अलावा जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी या जिला पंचायत अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठकें करा सकता है। और अब देख लेते हैं संयुक्त बैठकें। और संयुक्त बैठकें तब कराई जाती हैं जब किसी ग्राम पंचायत में 2 या 2 से अधिक ग्रामों में आपसी विवाद हो जाता है, जैसे सीमा संबंधी विवाद हो, जल संबंधी विवाद हो, है ना, चराई संबंधी विवाद हो। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक ग्रामों में आपसी विवाद हो जाता है,
तब ये संयुक्त बैठक कराई जाती है। और वार्षिक बैठक वर्ष में एक होती है जो पंचायत मुख्यालय में ही कराई जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा के बारे में चर्चा करना और अगली आने वाली वित्तीय वर्ष का जो बजट होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की जानकारी अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत रखी गई। और अनुच्छेद 243 बी, ध्यान दें, अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत पंचायतों का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया। और इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 243 सी के तहत राज्य विधानमंडल को पंचायती संरचना पर शक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार और इन वर्गों की महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। और इस अधिनियम के तहत ओबीसी मतलब अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु राज्य विधानमंडल पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है। और देश में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जातियों का अस्तित्व बहुत कम है। इसके बाद अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल के बारे में दिया गया। और अनुच्छेद 243 एफ के तहत ग्राम पंचायतों में अयोग्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 जी के तहत ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा में कार्य करने के लिए अधिकार व शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 243 एच के तहत ग्राम पंचायतों में निधि का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 243 आई के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन का आयोग किया जाता है। और ध्यान दें, अनुच्छेद 243 एल के तहत राष्ट्रपति को संघ राज क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 243 एम के द्वारा कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जाती है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, अर्थात 5वीं व 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था शामिल नहीं की गई है। और इसके बाद अनुच्छेद 243 एन के तहत बताया गया है कि कानूनों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ में ये प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो उसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है।